नमस्कार दोस्तों। देश में एक ऐसा भी दौर आया था जब देश राजनैतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। देश को पिछले 12 महीनों में 4 प्रधानमंत्री मिल चुके थे। 12 महीनों में 4 प्रधानमंत्री का मिलना अपने आप में अविश्वसनीय था। ये जितना अविश्वसनीय था, इसका किस्सा उतना ही रोचक है। देश को 4 प्रधानमंत्री मिलने का जो समयावधि था वो 16 मई 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक का था। चूँकि अप्रैल मई में मध्यावधि चुनाव हुआ था तो उस समय के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। उसके बाद 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ग्रहण किया था और उनकी सरकार 13 दिन के अंदर यानी कि 27 मई 1996 को गिर गई थी। फिर 1 जून 1996 से अप्रैल 1997 तक देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री रहे। 21 अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। संक्षेप में वो समयावधि और कौन से 4 प्रधानमंत्री थे बताया। अब इस रोचक किस्से को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, ये किस्सा बहुत ही रोचक है और ज्ञानवर्धक भी है। फरवरी 1991 में जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे तब मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की बॉन्ड रेटिंग को डाउन कर दिया था। इसके कारण IMF ने भारत को ऋण देना बंद कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को सहायता देना बंद कर दी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस हद तक कम हो गया कि भारत के पास केवल 3 हफ्ते के आयात का पैसा बचा हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार के कम होने का आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जनवरी 1991 में भारत के पास $1.2 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो जून तक आते आते आधा हो गया था। देश के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी थी। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और 67 टन सोने को गिरवी रख दिया। ये 67 टन सोना IMF के पास गिरवी रखा गया और IMF से $2.2 बिलियन की रकम हासिल की। ऐसे ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रख दिया और 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखा और उसके बाद $600 मिलियन का विदेशी मुद्रा जुटाया गया। उसके कुछ समय बाद चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और उसके बाद उदय हुआ अगले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का। PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली और डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया। नरसिम्हा राव ने कई आर्थिक सुधार किए, जिसे सामूहिक रूप से LPG कहते हैं। L लिबराइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन, G ग्लोबलाइजेशन। निसंदेह 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत का आर्थिक पहिया तेजी से घूमने लगा और भारत ने बहुत ज़्यादा आर्थिक ग्रोथ की। लेकिन आर्थिक सुधारों के हीरो रहे कर्णधार मसीहा नरसिम्हा राव की किस्मत में एक तरफ यश लिखा हुआ था तो दूसरी तरफ बदनामी। एक ही कार्यकाल में इनको सब कुछ देखना पड़ा। दरअसल नरसिम्हा राव पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग गए थे। शुरुआती आरोप एक फेमस स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने लगाई थी। हर्षद मेहता पर बेस्ड वेब सीरीज भी आप लोगों ने शायद देखी ही होगी। जाहिर है उस खुलासे के बाद देश में हड़कंप मच गया। हर्षद मेहता ने अपने वकील राम जेठमलानी के माध्यम से खुलासा किया था कि उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मामलों को दबाने के लिए प्रधानमंत्री को 1 करोड़ का रिश्वत दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का बड़ा और संगीन आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की इमेज खराब हुई। फिर देश ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा देने की घटना भी देखी। देश में हिंसा और सांप्रदायिकता फैल रही थी। कुछ टाइम के बाद
आर्थिक संकट और सांप्रदायिकता के मामले में राव साहब के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। तारीख थी 26 जुलाई 1993। तब लोकसभा में 528 सीटें होती थी, यानी कि बहुमत के लिए 264 का जादुई आंकड़ा आपको पाना था। लेकिन उस समय राव साहब के पास थे 251 सांसद, बहुमत से 13 कम थे। विपक्ष को लगा कि सरकार गिराई जा सकती है या गिर सकती है, लेकिन हुआ उल्टा। विपक्ष के 14 सांसदों ने नरसिम्हा राव के सरकार के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार नरसिम्हा राव सरकार बचा ले गए। लेकिन इस घटना के 1 साल बाद ऐसी खबरें आई कि JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल अजीत के कुछ सांसदों ने नरसिम्हा राव सरकार बचाने के लिए वोट के बदले में घूस लिया था, रिश्वत ली थी। नरसिम्हा राव पर और भी आरोप लगे। समय नरसिम्हा राव को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची मानने जाना लगा था और उनकी साख को गहरा झटका लग रहा था। और ठीक उसी समय या उसी दौरान लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन का राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था और आने वाले थे 1996 के लोकसभा चुनाव। अब हम सीधे पहुंचते हैं 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद का समयावधि में। ये चुनाव ऐतिहासिक था। ये चुनाव बीजेपी के लिए ऐतिहासिक था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चुनाव के बाद बीजेपी को पहली बार सत्ता मिलने जा रहा था। बहरहाल रिजल्ट आया और कांग्रेस ने 140 सीटें जीती। भारतीय इतिहास में अब तक का ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था। सीटों के लिहाज से ये सबसे खराब प्रदर्शन था। ये कांग्रेस का प्रदर्शन 1977 के चुनाव से भी गया गुजरा था, जबकि 1977 में इमरजेंसी लगा हुआ था और बीजेपी को मिले थे 161 सीटें। वोटिंग परसेंटेज के लिहाजे से देखें तो कांग्रेस उस समय की भी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको 28.80% वोट मिला और बीजेपी को 20.29% वोट मिला था। लेकिन सीटों के लिहाजे से देखें तो भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। अन्य दलों की बात करें तो जनता दल को 46 सीट, CPIM 32 सीट, DMK 17 सीट, सपा 17 सीट, CPI 12 सीट और बसपा को 11 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने पहले ही डिसीजन ले लिया था कि वो सरकार नहीं बनाएगी। देश के सामने एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। देश के सामने सवाल था कि सरकार बनाएगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। यही सिचुएशंस में राष्ट्रपति की शक्तियां काम आती हैं। इसी सिचुएशन यानी कि लोकसभा में किसी के पास बहुमत न हो या वर्तमान प्रधानमंत्री का निधन हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से बिना किसी मंत्री परिषद के सलाह लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक कोई भी सरकार तभी काम कर सकती है जब उसके पास बहुमत हो। कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, तो 16 मई 1996 को शपथ लेने के बाद नए प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत साबित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। 27 मई 1996 को वाजपेयी साहब ने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। विश्वास प्रस्ताव की खास बात यह है कि ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से ही लाया जाता है ताकि साबित किया जा सके कि बहुमत उनके साथ है या उनके पक्ष में है। जेपी के लिए 161 से 272 का आंकड़ा जुटाना आसान नहीं था। बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती थी और पार्टी 194 के आंकड़े तक ही पहुंच सकी। फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया
कि वो अपने विरोधियों के सामने संख्या बल के मायने में झुक गए हैं। जब तक बड़ा राष्ट्रीय उद्देश्य हासिल नहीं हो जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठे। वाजपेयी जी का त्याग पत्र वाला वीडियो या भाषण आपने जरूर सुना होगा। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिवसीय सरकार समाप्त हो गई। दूसरी बड़ी पार्टी की बात करें तो दल जिसके नेता पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, जो सरकार गठन में रुचि नहीं दिखाए। बाद में सीपीएम ने एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि देवगौड़ा की पार्टी को लोकसभा में महज 46 सीटें प्राप्त थीं। जैसे तैसे करके देवगौड़ा ने 13 दलों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। बात यह कि जब 1 जून 1996 को एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तब वो संसद के सदस्य नहीं थे। उस समय वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। सितंबर 1996 को एचडी देवगौड़ा की लोकसभा में एंट्री होती है। ये एंट्री देवगौड़ा की राज्यसभा के जरिए हुई थी। इस सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे रखा था। देवगौड़ा साहब जून 1996 से अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद देवगौड़ा साहब की सरकार भी गिर गई क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। फिर अगला साल सवाल वही खड़ा हो गया कि अगला प्रधानमंत्री कौन। 10 दिनों तक ये मंथन चलता रहा और उसमें प्रधानमंत्री के मुख्य चेहरों में से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के मुपनार थे, लेकिन इन लोगों पर आम सहमति नहीं बन पाई। आम सहमति इंद्र कुमार गुजराल के पक्ष में बनी और इस तरह से एक बार फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। सरकार के बारे में उस समय के राजनीतिक विशेषज्ञों का यही मानना था कि ये सरकार कब गिर जाए खुद गुजराल जी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता था, और हुआ वही। 11 महीने के बाद इंद्र कुमार गुजराल को भी इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना बाहर से समर्थन वापस ले लिया। और इस प्रकार 16 मई 1996 से 1 मार्च 21 अप्रैल 1997 के बीच, ये 12 महीनों के बीच में भारत को 4 प्रधानमंत्री क्रमशः नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल मिले। थैंक यू वेरी मच।